औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। कराची स्टॉक एक्सचेंज कराची में जो बाज़ार हिस्सेस है दैट इज़ परफेक्टली डूइंग ऑल राइट। और जो इकॉनमी है उसके बारे में भी हम देखते हैं कि जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है और जो दीगर मालियाती इदारे हैं वो पाकिस्तान के ऊपर वन आफ्टर अनदर नोट ऑफ कंफर्मेशन देते रहे हैं और दे भी रहे हैं। बट पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड की सिचुएशन है इसने काफ़ी चैलेंजेस खड़े कर दिए हैं ऑन द एग्री इकॉनमी। पंजाब में संजीदा मसाइल हैं, सिंध में संजीदा मसाइल हैं, एंड गोइंग फॉरवर्ड वी हैव टू सी एज टू वेदर द कैपिटल मार्केट्स ऑफ पाकिस्तान विल बी एबल टू सस्टेन द मोमेंटम। सो आज के प्रोग्राम में काशान हैपन्स टू बी अ फैंटास्टिक एनालिस्ट ऑफ द एक्विटीज़ मार्केट, कैपिटल मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और जो हमारा नॉर्थ रीजन है लाहौर, इस्लामाबाद, इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करते हैं। ही इज़ बेस्ड आउट इन लाहौर। इनसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी नज़र में जो बाज़ार हिस्सेस है एज़ ऑफ़ नाउ वो किन बुनियादों पर खड़ी हुई है, मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ी हुई है, एंड गोइंग फॉरवर्ड बाज़ार हिस्सेस उनकी नज़र में कैसा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रही है, मार्केट की आउटलुक कैसी रहने जा रही है। काशान साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सनी भाई दोबारा से प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। वेलकम सर, वेलकम। फरमाइएगा कि हाउ डू यू लुक एट द करंट परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट एट दीज लेवल्स। 150,000 57,000 का लेवल हमने देखा कि मार्केट ने अबूर किया। अभी थोड़ी सी करेक्शन है, बट द गुड थिंग इज़ कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी भी अच्छी है, वाइब्रेंसी भी है, वॉल्यूम्स भी हैं और पार्टिसिपेशन भी अच्छी है। देखिए सर, मार्केट की जो करंट रैली है ये बहुत अच्छी और स्टेबल रैली है और ये सस्टेनेबल है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर डिस्कशन करते आ रहे हैं 6 महीने पहले, साल पहले अगर देखें तो बहुत सारे लोग जो कि मार्केट से डायरेक्ट पार्टिसिपेंट नहीं है वो यही कमेंट करते नजर आ रहे हैं कि इकोनॉमी अच्छी नहीं है, मार्केट आर्टिफिशियली बढ़ रही है, लेकिन मार्केट बढ़ती गई। सबके सारे अंदाजे गलत होते गए। मार्केट को लिक्विडिटी की सपोर्ट बहुत ज्यादा है। मार्केट में IMF प्रोग्राम ने बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया। पहले हमें जो स्टैंड बाय फैसिलिटी मिली और उसके बाद जो EFF प्रोग्राम है उसके तहत जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जा रही हैं उसने ओवरऑल इन्वेस्टर को एक बड़ा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड किया कि हम एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन में रहेंगे और वन आफ्टर वन जो भी हमने कमिटमेंट्स की हैं बजट डेफिसिट को कम करने के लिए, करेंसी को स्टेबल करने के लिए, वो तमाम हमें होते हुए काम नजर आ रहे हैं। सर्कुलर डेट से मुतल्लिक जो भी कमिटमेंट्स की गई हैं उसमें से कुछ पूरी हो गई और कुछ आउटस्टैंडिंग है और वो भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पूरी हो जाएंगी। इसमें अगर मैं आपको जिक्र करूं कि लिक्विडिटी ने किस तरह से रोल प्ले किया तो अगर हम देखें तो 10 जून 2024 वाज द फर्स्ट MPC जब डिस्काउंट रेट में कमी की गई थी। फ्रॉम 22% 1.5% की कमी। उस वक्त हमारा इंडेक्स 72,500 के लेवल पे था। और फिर उसके बाद से हमने कोई 8 मरतबा रिडक्शन देखी। लास्ट रिडक्शन जो थी वो 6 मई को हुई और 6 मई के बाद जो जून में एक रिडक्शन थी वो मेंटेन ही रखा गया। 11% के ऊपर रेट मेंटेन है। 72,000 से इंडेक्स शुरू होके आखिरी जो रिडक्शन है उस वक्त तक इंडेक्स 1,13,000 पे पहुंच चुका था। और उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मार्केट ने जब मौजूदा बजट अप्रूव हुआ तो वहां से एक नई रैली का आगाज हुआ, चूंकि फिक्स्ड इनकम के ऊपर, फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स के ऊपर टैक्स रेट बढ़ा दिया गया था और इफेक्टिव यील्ड में कमी हो गई थी। उसके बाद से हम लगातार ये देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड डेट इंस्ट्रूमेंट सेल करते हैं और वो पैसा इक्विटी मार्केट में आता है। सिर्फ पिछले 1 जुलाई टिल टुडे तकरीबन $71 मिलियन की ये कन्वर्जन हमने देखी है। $71 मिलियन कन्वर्ट हुआ है और अगर मैं इसको ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बेसिस पे ले जाऊं तो ये अमाउंट $532 मिलियन की है। 532 मिलियन म्यूचुअल फंड ने
पिछले 12 महीने में डेट का सेल किया है। That's तो good. ये सारी लिक्विडिटी मार्केट में आई है। फिर इसके साथ अगर हम देखें तो जो करंट डिविडेंड्स पे आउट हैं, Right. सब लोगों को हैरत होगी कि तकरीबन 250 अरब रुपए जैसा ग्रॉस डिविडेंड पे आउट है Yeah. इस 30 जून के बाद अभी तक। और उसकी जो एक अमाउंट म्यूचुअल फंड सेक्टर के पास जाती है वो री-इन्वेस्ट होने आ जाती है। फ्री फ्लोट का वो परसेंटेज निकाले तो वो तकरीबन 20-24 बिलियन रुपीस बनता है। ये एक लिक्विडिटी है। फिर कॉर्पोरेट अकाउंट्स बहुत सारा पैसा लेके आ रहे हैं। सो म्यूचुअल फंड्स और कॉर्पोरेट अकाउंट्स की तरफ से बहुत ज्यादा लिक्विडिटी इंजेक्शन है मार्केट में। हमें अपनी करेंसी का स्टेबल आउटलुक नजर आ रहा है। Right. करेंसी के जो स्टेट बैंक के साथ गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं, स्पेशली जिस तरह से करेंसी मार्केट को कंट्रोल किया गया है, प्राइवेट मनी चेंजर्स को ग्रेजुअली खत्म किया जा रहा है और सारा कंट्रोल कमर्शियल बैंक्स के पास जा रहा है, फॉरेन ट्रांजिट ट्रेड बंद है। तो इन सब की मौजूदगी में मुझे चीजें स्टेबल लग रही हैं। और अगर हम देखें तो जिस तरह से डाटा सीमेंट सेक्टर से आ रहा है, डिस्पैचेस का, स्टील सेक्टर से एलएसएम डाटा, तो सब इंडिकेट कर रहे हैं कि फिलहाल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। और स्पेशली जो हमें मूडीज और फिच ने अपग्रेड किया है तो वो भी एक मिड टर्म स्टेबिलिटी की तरफ इंडिकेशन कर रही है। फिलहाल एनर्जी प्राइसेस स्टेबल लग रही हैं और मे बी के आने वाले दिनों में शायद एनर्जी प्राइसेस फर्दर नीचे जाएं, तो जो कि हमारे इंपोर्ट बिल को थोड़ा सा कवर करने में मदद देंगी। तो That's good. इसकी बेसिस पे मैं समझता हूँ कि हमारी जो इकोनॉमी है और जो मार्केट है वो स्टेबल रहेगी और मार्केट में पैसा जो है वो मजीद आता रहेगा। अभी भी अगर हम डिविडेंड यील्ड को कंपेयर करें विद द नेट यील्ड जो हमें फिक्स इनकम से मिल रही है, तो Yeah. अभी भी उसमें कोई 12-15% की एक अपसाइड मौजूद है। सो आई फील के इंडेक्स जो है वो परफॉर्म करता रहेगा। इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत शानदार परफॉर्म किया। बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी रही और Right. बैंकिंग ने बहुत सारे पॉइंट ऐड किए। और इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट की ओवरऑल कैपिटलाइजेशन $65 बिलियन के लगभग है। और इस $65 बिलियन में तकरीबन 15.2 बिलियन जो है वो बैंकिंग सेक्टर की पार्टिसिपेशन है। सो विद दिस ह्यूज पार्टिसिपेशन बैंकिंग सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मार्केट को स्टेबल करने में मदद दी। जबरदस्त सो जबरदस्त। गोइंग फॉरवर्ड अभी हमारे पास मजीद सेक्टर्स हैं, बहुत सारी अंडर परफॉर्मेंस है, मजीद परफॉर्मेंस की गुंजाइश मौजूद है। तो मार्केट मुझे स्टेबल लगती है और ये रैली भी सस्टेनेबल लगती है। बिल्कुल समझ में आ गया। यू हैव गिवन द नंबर ऑफ फैक्टर्स जिनकी बेसिस के ऊपर मार्केट हम कह सकते हैं कि इस वक्त चली है और जिन फैक्टर्स के ऊपर मार्केट में स्टेबिलिटी है। वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर आई एग्री हैपन्स टू बी द सर्कुलर डेट। उसके साथ स्टॉक्स हैं जिस पे गवर्नमेंट ने कमिटमेंट पूरी की और गोइंग फॉरवर्ड भी लगता है कि गवर्नमेंट बाकी जो सर्कुलर डेट है उसको भी सॉर्ट आउट करेगी, सेटल करेगी। बिकॉज ऑफ दैट we can really expect कि OGDC, PPL, SSGC और PSO, these 7-8 stocks including Mari, they are going to again have good kind of rally. Going forward, banking sector से मुतालिक people have a feeling काशन साहब कि अब जब इंटरेस्ट रेट टेपर हो रहे हैं, सिंगल डिजिट में आने जा रहे हैं, यू स्टिल फील के जो बैंकिंग सेक्टर हैं वो नई रैली का हिस्सा बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे। फर्दर लोग ये भी कहते हैं कि जो सिक्लिकल्स हैं, सीमेंट है, स्टील है, इन सेक्टर के अंदर ट्रैक्शन देखा जा सकता है। बिकॉज जो चीज़ आपने पॉइंट आउट की कि जो पावर एनर्जी के रेट्स हैं गवर्नमेंट उसको सम हाउ मैनेज करने में काइंड ऑफ सक्सेसफुल रही है। बिकॉज उन्होंने सर्कुलर डेट के साथ साथ बहुत सारे IPOs के एग्रीमेंट को काइंड ऑफ राइट साइज भी किया है और कुछ लोगों को, हबको जैसे प्लेयर को उन्होंने मैनेज किया कि वो ख़ुद उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट करें। सो बिकॉज ऑफ दैट हमें लगता है कि एनर्जी की प्राइसेस बिहेव करेंगी एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारी जो एक्सपोर्ट है वो भी शायद बेहतर हो सकेगी। इस सारे सिनारियो का जो बेनिफिशरी है वो पाकिस्तान का कौन सा स्टॉक होगा, कौन से सेक्टर होंगे? ओवर टू यू काशान साहब।
जी सर, देखिए सिक्लिकल्स में फिलहाल मुझे एक अच्छी अपसाइड लग रही है। ड्यू टू फ्लडिंग हमारे पास कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज काफी ज्यादा अवेलेबल होंगी आइंदा आने वाले महीनों में। यूजुअली नवंबर और दिसंबर में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज स्लो हो जाती हैं, लेकिन इस बार ड्यू टू फ्लडिंग बहुत जगहों पे सड़कें और पुल बह गए हैं, तो उनकी रिकंस्ट्रक्शन का काम कंटिन्यू रहेगा। और दूसरा एक बात यह, जिन बेल्ट्स में सैलाब आया है, हिट हुआ है, इन इलाकों से बहुत सारे लोग जो है वो मिडल ईस्ट गए हुए हैं। राइट। सो वहां से हम आने वाले महीनों में एक्सटेंडेड इनफ्लोस देख सकते हैं, जो कि वो कंस्ट्रक्शन और अपने हाउस लॉसेस को पूरा करने के लिए भेजेंगे। करेंगे। सो हमें मुझे तवक्को है कि आने वाले 2 3 4 महीनों में हमारी रेमिटेंस थोड़ी सी हायर साइड पे जाएंगी और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है वो तेज रहेंगी। सो इसमें सीमेंट, स्टील, पेंट और बहुत सारी और जो चीजें हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज होती हैं, उनकी कंजम्पशन हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। इवन इसमें मैं ये बताता चलूं कि फर्टिलाइजर का यूज जो है वो भी इंक्रीज होगा। राइट। और ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ पेंडेमिक्स जो है हम वैक्सीन्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल ज्यादा देख सकते हैं। सो इसकी वो देखते हुए सिक्लिकल्स में मुझे एक अच्छी अर्निंग अपसाइड नजर आती है। उनकी डिमांड जो है यूजुअल से ज्यादा हो जाएगी। फिर दूसरा फैक्टर अगर हम देखें कि डिस्काउंट रेट चूंकि 11% पे आ चुका है, और अब जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है प्राइवेट सेक्टर की भी, वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से शुरू हो रही हैं, पिक पकड़ रही हैं। और हमें आइंदा आने वाले महीनों में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ती हुई नजर आएंगी, जिसकी वजह से सीमेंट में, स्टील में इनकी डिमांड में खातिर ख्वाह इजाफा नजर आता है। सीमेंट सेक्टर में जो एक उनके पास सप्लाई चेन है, उसमें भी जिस तरह से वो अपने प्रोडक्ट की कीमत को लेके चल रहे हैं, और जिस तरह से कोल की प्राइसेस नीचे आ रही हैं, उनके मार्जिन स्टेबल हैं। सो हम आने वाले दिनों में इन कंपनीज की तरफ से अच्छे डिविडेंड्स की भी तवक्को करते हैं। सो आई फील के सिक्लिकल्स जो हैं वो मार्केट में अच्छा परफॉर्म करेंगे। और कुछ लोगों का ख्याल है कि बैंकिंग सेक्टर काफी परफॉर्म कर गया है, तो नहीं, आई फील के बैंकिंग सेक्टर में अभी भी एक अच्छी अपसाइड अवेलेबल है। जो टीयर 2 के बैंक्स हैं उनमें अभी भी बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जो कि अपनी प्राइस टू बुक वैल्यू के ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल हैं। सो आई बिलीव कि एक फेयर लेवल ये है कि सारे बैंक्स जो हैं वो एटलीस्ट अपनी बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाए, क्योंकि जिस तरह से हमारी मार्केट रीरेट हुई है, सो ज्यादातर शेयर्स अपनी प्राइस टू बुक वैल्यू से ऊपर ही ट्रेड हो रहे हैं। तो जो रह गए हैं वो भी इसको मीट करेंगे। सो आई डोंट फील कि मुझे यहाँ नाम मेंशन करने की जरूरत है, राइट। राइट। लेकिन राइट। खासी कंपनीज, बैंक्स अभी भी अवेलेबल हैं जो कि अपनी प्राइस टू बुक वैल्यू से डिस्काउंट के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, और सूनर और लेटर ये अपनी पीयर्स को मीट करेंगे और वहां पे जाके उतने लेवल को टच करेंगे। तो अब भी वहां पे एक अच्छी अपसाइड अवेलेबल है। बिल्कुल सही, आपने नाम ले दिए काशान साहब। टीयर 2 एवरीवन नोज इन द मार्केट, दैट्स ग्रेट ऑफ यू, यू हैव सेड एवरीथिंग एंड सेड नथिंग। अब वक्त हुआ जाता है छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम ज़रूर बातचीत करेंगे कि अपसाइड तो हमने जान ली, बट फ्लड की जो डाउन साइड है, फूड इन्फ्लेशन है, सर्टन एरिया, सर्टन स्टॉक्स, विच आर दोज एंड हाउ आर दे गोइंग टू बी अफेक्टेड? सो नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि फ़्लड ने जो पंजाब की एग्री इकॉनमी है उसी बुरी तरीके से इम्पैक्ट किया है, जो सिंध की इकॉनमी है इसे बहुत बुरी तरीके से हिट किया है। इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो लिस्टेड सेक्टर के कौन से स्टॉक्स हैं जिन पे पड़ने जा रहा है, इसको हम थोड़ा सा जानेंगे। और एक बात बड़ी कॉमनली काइंड ऑफ, आई डोंट वांट टू यूज़ the word of this side or that side, but there's something which is being said in the market about the Bank of Punjab कि उसके बहुत extended credit था, किसान कार्ड में बहुत ज़्यादा heavily densely लोन किया हुआ था बैंक ने। सो बैंक में भी in trouble this or that. So काशान साहब, योर एक्सपर्ट ओपिनियन। लेकिन पहले बताएं कि ये जो अपसाइड तो हमने स्टॉक्स की देख ली, बट फूड इन्फ्लेशन, फूड रिलेटेड सिचुएशन आपको कैसी दिखती है? देखिए,
फूड इन्फ्लेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये अनलिमिटेड हो जाएगी, ये कंट्रोल रहेगी। अभी जो बेल्ट इफेक्टेड है, अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 3-4 इजला जो बड़े हैं वो इफेक्टेड हैं, लेकिन जो फूड की सप्लाई है वो यहाँ से ज्यादा राइस बेल्ट थी। ओके। तो राइस के अलावा जो हमारी हमारी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो वीट की होती है, और वीट का सीजन अभी आना है, और वीट के एम्पल रिजर्व्स हमारे पास अवेलेबल हैं। शुगर राइट। में जो एक्सेसिव रिजर्व थे वो हमने एक्सपोर्ट कर दिए, कुछ एक्सपोर्ट के प्रोसेस में थे। सो शुगर का मामला जो है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। हाँ, जो अभी एक इम्प्रेशन है वो मीडिया में ज्यादा है, और गालिबन हुकूमत जो प्राइसेस बढ़ने का ट्रेंड है उसको सख्ती से रोकेगी। कुछ वेजिटेबल सप्लाईज हैं और कुछ और सप्लाईज हैं जो कि इफेक्टेड रहेंगी, लेकिन जल्द ये रिकवर कर जाएंगी। सो फूड इन्फ्लेशन आने वाले 2-3 महीनों में बढ़ सकता है, लेकिन वो लिमिटेड रहेगा उसका इम्पैक्ट, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये कवर हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो मेनली जो हमारे पास होता है पोटैटो होता है, उसका इस वक्त सीजन नहीं था, और जो चावल का सीजन था वहां पे जो एरियाज इफेक्टेड है वहां पे भी मामला कुछ अंडर कंट्रोल है, इतना ज्यादा नुकसान नहीं है जितना कि पेश किया जा रहा है। तो इसकी एक जो एसोसिएटेड एग्जाम्पल है वो ये कि अगर हम अगस्त के मंथ के यूरिया ऑफटेक्स देखें तो यूरिया के जो नंबर हैं वो इंडिकेट करें कि सैलाब से इतनी तबाही नहीं आई। या यूरिया जो डीलर्स बाय कर रहे हैं वो उन्हीं एरियाज में होते हैं। बिल्कुल सही। अगर इतनी बड़ी तबाही होती तो वो कभी भी यूरिया बाय ना करते। बिल्कुल सो सही। यूरिया का ऑफटेक इंडिकेट कर रहा है कि शायद नंबर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, उसके मुतालिक परसेप्शन ज्यादा है, एक्चुअल लॉस कम है। खैर अगले 10-15 दिनों में सूरत हाल खासी बात हो वाजी। जाएगी, बट मैं इसके ऊपर कंफर्टेबल हूं कि यूरिया के नंबर्स शो कर रहे हैं कि मामला इतना खराब नहीं नहीं है। है। अच्छा, गोइंग फॉरवर्ड जिन एरियाज में सैलाब हिट किया है वहां पे जो यूरिया एवरी ईयर डाला जाता है उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। सो जमीन को दोबारा से तैयार करना पड़ता है, तो उसको डबल रिक्वायरमेंट होती है यूरिया की। तो राइट। ये जो तकरीबन 5-5.25 लाख एकड़ मुतासिर हैं, सैलाब से बैडली मुतासिर हैं, यहाँ पे यूरिया डबल डालना पड़ेगा। सो यूरिया की सेल नवंबर और दिसंबर के महीने में मुझे यूजुअल से ज्यादा लगती है। ओके। सो ये कॉन्सेप्ट के यूरिया की सेल कम होगी वो बिल्कुल गलत है। अच्छा, अब आ जाते हैं इस की तरफ के बैंक ऑफ पंजाब ने बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर क्रेडिट दे रखा है। देखिए, एग्री क्रेडिट की जो फिगर्स हैं उसमें सबसे बड़ा नंबर नेशनल बैंक का है, 146 बिलियन के नजदीक है। एचबीएल का नंबर भी बड़ा है, लेकिन लोग बैंक ऑफ पंजाब के मुतालिक ज्यादा बात कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हुकूमत पंजाब ने जो किसान कार्ड स्कीम शुरू की 2 मराहल में, या स्कीम फेज 1 और फेज 2। राइट। फेज 1 में 4 लाख किसानों को कार्ड दिए गए थे, उन्होंने उससे यूरिया डायरेक्ट बाय किया, पेस्टिसाइड्स बाय की और कंज्यूम कर ली। राइट। ये उन फसलों के लिए यूज की गई जो कि कट चुकी हैं और मौजूदा सैलाब से मुतासरा नहीं है। सही है। फेज 2 का आगाज जुलाई में किया गया था, और अभी तक इसके तहत तकरीबन 40,000 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। सही है। मजीद कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन आजकल हो रही होगी, रुकी नहीं है। ओके। लेकिन किसान कार्ड की जो स्कीम है ये हुकूमत पंजाब की है। ओके। हुकूमत पंजाब ने इसके लिए पैसा फ्राहम किया है, गारंटीज फ्राहम की हैं। अगर इसका कोई इम्पैक्ट होता है तो वो बैंक ऑफ पंजाब के ऊपर नहीं होगा, वो हुकूमत पंजाब उसको पूरा करेगी। अच्छा, दूसरा, एक ऐसा मंजरकशी की जा रही है कि जैसे ये 5-6 लाख कार्ड जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे वो सब खत्म हो गए। भाई, पंजाब का अगर मैं टोटल एरिया देखूं, जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 5 मिलियन पीपल हैं जो कि इससे मुतासरा हैं, जो कि पंजाब की आबादी का 2.5% बनते हैं। सही है। सो अगर हम प्रोपोर्शनेट अप्रोच रखें तो जिन 3 जिलों में ज्यादा मुतासर हुए हैं वहां पे शायद
टोटल किसान कार्ड 10 या 15% से ज्यादा नहीं होंगे। नहीं होंगे, राइट। तो ये मुमकिन नहीं है कि 6 लाख थे और वो सैलाब दस्तक दे के हर किसी के घर गया, तुम्हारे पास कार्ड है, मैं अंदर आ जाऊं, ऐसा ओके, कोई सीन नहीं है। ठीक तो है। ऐसी कुछ मंजरकशी की जा रही थी। तो ये एक बिल्कुल गलत तासुर है कि इसकी वजह से इतने लॉसेस हुए हैं, और हुकूमत ने इसको सिक्योर किया हुआ है, हुकूमत पंजाब ने। इसके अलावा एग्री क्रेडिट में हमारे पास ट्रैक्टर के लोन भी शामिल हैं, या लाइफ स्टॉक के लोन भी शामिल हैं। ट्रैक्टर लोन बैड नहीं हुआ, ट्रैक्टर इंश्योर्ड भी होता है, और वो ज्यादातर लोग जो हैं वो उसको ड्राइव करके अपनी उस रेंज से बाहर ले ले भी गए जाते थे, हैं। और ट्रैक्टर का लॉस नहीं है। या फिर एक लोन जो है वो जमीन की इंप्रूवमेंट के लिए लिया जाता है, वो लोगों ने अपनी जमीन के कागजात रखवा के उसके अगेंस्ट लिया होता है। ऐसा कोई लोन बैड नहीं होता, क्योंकि गांव में जमीन किसी कीमत पे छोड़ी नहीं जाती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और फिर जो वीट और बाकी फसलों की स्टोरेज के लिए लोन दिए गए हैं, उसमें पास्को के लोन्स भी हैं, दूसरे इदारों के लोन भी हैं। ये लोन आमतौर पे बैड नहीं होते, ये रिकवर हो जाते हैं। एक और स्कीम है, वो भी बैक्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। सो इसमें बैंक का डायरेक्ट एक्सपोजर बहुत कम है, और जो डायरेक्ट एक्सपोजर है वो उससे पहले मैं थोड़ा आपको इंडिकेट करना चाहूंगा कि जब 2022 की फ्लडिंग हुई, तो उसके बाद अगर हम देखें कि अगले 6 महीने में कहीं पे भी हमें कोई बड़ी प्रोविजनिंग नजर नहीं आई थी। किसी राइट, भी बैंक ने कोई बड़ी प्रोविजनिंग स्पेशली एग्री लोन्स में नहीं की थी। राइट। और उसी वक्त जब 2022 की फ्लडिंग थी, तो स्टेट बैंक ने अपना स्ट्रेस टेस्ट भी रन किया था और सिस्टम को एवेल्युएट किया था, और ये उनकी फाइंडिंग्स थी कि बैंकिंग सिस्टम इज वेल सिक्योर्ड, वेल कंट्रोल्ड, और वहां पे कोई ऐसा डैमेज नहीं था। जबकि अभी का जो फ्लड है उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट और उसकी इंटेंसिटी 2022 के फ्लडिंग से सिग्निफिकेंटली कम है। सो वो बीओपी हो या कोई और बैंक हो, कोई भी बैंक ज्यादा एक्सपोज नहीं है कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को कोई बहुत खतरा हो, और इट्स अ नॉमिनल इम्पैक्ट, इट्स अ गवर्नमेंट एंड स्टेट बैंक बैक लोन्स। बिल्कुल बात समझ में आ गई, बट गोइंग फॉरवर्ड आपको इसमें कोई 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 संजीदा चैलेंज नज़र नहीं आता? आपको लगता है कि पंजाब इज़ गोइंग टू रिमेन इन गुड कंडीशन? सिंध की जो एग्री इकॉनमी है उसको भी आप इसी तरह गेज करते हैं? देखिए, जो सिंध की एग्री इकोनॉमी है, एक तो जिस तरह से अब फ्लडिंग हुई है सिंध में, और जो साउथ पंजाब था वो शदीद पानी की कमी का शिकार थे। ओके। इस फ्लडिंग के नतीजे में वहां पे एक लॉन्ग टर्म एडवांटेज ये होगा कि अंडरग्राउंड वाटर लेवल्स इंक्रीज कर जाएंगे। मे बी के इस वक्त एक फसल हर्ट हो जाए, लेकिन आने वाली 5-6 फसलों के लिए बहुत बेहतरी हो जाएगी। अगर आपको याद हो तो 2022 की फ्लडिंग के बाद अगले साल पाकिस्तान में रिकॉर्ड कपास की काश्त की गई थी, और बिल्कुल, सिंध के नंबर्स पहली मर्तबा पंजाब को सरपास कर गए थे। बिल्कुल ऐसे ही। सो ये मे बी के एक सीजन के लिए हमें हर्ट करे, लेकिन आने वाले सीजन्स में हमें बेहतर फसलें मिलेंगी, बेहतर प्रोडक्शन मिलेगी, और जो वाटर का इशू था वो शायद 2-3 साल के लिए हमारा हल हो जाएगा, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर लेवल्स खासे ज्यादा बढ़ जाएंगे और मेंटेन हो जाएंगे। ज़बरदस्त। काशन साहब, चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, हम चाहेंगे कि आप इन्वेस्टर्स के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। देखिए, इन्वेस्टर्स को इस वक्त बहुत केयरफुल रह के काम करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में टीयर 2 और टीयर 3 की कंपनीज में बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स हो रहे हैं, प्राइस मूवमेंट बहुत ज्यादा है। बी केयरफुल ऐसी कंपनीज में, जब आप उनकी मार्केट प्राइस और उनकी अर्निंग्स का कंपैरिजन करते हैं तो वो कहीं पे नहीं बनता। वो आमतौर पे मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर के रिजल्ट्स में 6-7 महीने का गैप आ जाता है। राइट। और ऐसी कंपनीज के मुतालिक फिर चूंकि फाइनेंशियल्स अवेलेबल नहीं होते, तो वो मौका होता है कि मार्केट में
उनकी प्राइसेस गैर जरूरी तौर पे बढ़ जाती हैं। फिर ये होता है कि 30 रुपए 40 रुपए का शेयर है, और जब अर्निंग आती है तो 25 पैसे या 50 पैसे की अर्निंग होती है, डिविडेंड होता नहीं है, तो फिर वहां से वो गिरना शुरू होते हैं। तो राइट। यूजुअली ऐसे शेयर्स में जब कभी भी रैली होती है वो इसी पीरियड में होती है, और उसके बाद वो गिरना शुरू हो जाते हैं। सो इन्वेस्टर्स को विजिलेंट रहते हुए अच्छे ग्रुप कंपनीज के शेयर्स करने चाहिए। बैंकिंग सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ये अच्छे सेक्टर्स हैं, अच्छी स्टेबल कंपनीज हैं, यहाँ पे आप इन्वेस्ट करें। ईएनपी सेक्टर है, स्पेशली जो गवर्नमेंट बेस्ड कंपनीज हैं, वहां पे अर्निंग्स और डिविडेंड स्टेबल हैं। एंग्रो ग्रुप की कंपनीज हैं, बहुत सारे अच्छे ग्रुप्स हैं, वहां पे इन्वेस्ट करें। और ऐसी कंपनीज जहां पे अर्निंग्स नहीं है, डिविडेंड नहीं है, और वैल्यूएशन 200-300% उसकी प्राइस बढ़ चुकी है, ऐसे शेयर्स को आप जरा अवॉइड करें। और ठीक है, जो अच्छी कंपनीज हैं, ये जो टीयर 1 की कंपनीज है, वो आपको स्लो ग्रोथ देती हैं, उनमें अर्निंग्स वैसी नहीं होती हैं, जिस उनकी प्राइस वैसे नहीं बढ़ती कि 200-300% बढ़ गई है, लेकिन आपकी रकम महफूज रहती है। राइट। सो इन्वेस्टमेंट का बुनियादी असूल ये है कि आपकी रकम महफूज रहे और आपको एक रीजनेबल रिटर्न उसके ऊपर मिलता रहे। बिल्कुल ठीक है काशिफ साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है समर इकबाल, जो हमें बताएंगी कि ये इमेज रीट का जो आईपीओ है इसने कैसे परफॉर्म किया। समर, वेलकम टू द शो। Sunny, thank you for having me on the show. वेलकम वेलकम। ये बताएं कि ये इमेज रीड्स का आईपीओ है, इसकी बुक बिल्डिंग मुकम्मल हुई है, हाउ वाज द रिस्पांस? It's a hybrid read. Our response was very good. In 1 hour, the book was filled completely. और जो second day book building close हुई है, तो we have twice राइट। the amount we were required for the subscription, और which means कि ये 2 times IPO subscribe हुआ है. So the response was really very good. And going forward, you feel कि there is a great potential in the REIT sector, real estate sector? जब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगा तो ज़ाहिर है इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा, और आईपीओ में भी आपको लगता है कि रिस्पांस इज़ गोइंग टू रिमेन ट्रेमेंडस और गुड? जी, एब्सोल्युटली, क्योंकि न्यू इन्वेस्टर्स दे आर कमिंग इनटू इट, लोगों को अवेयरनेस हो रही है, दे ब्रिंगिंग इन न्यू मनी, और दे आर नाउ गेटिंग टू नो कि रीट होता क्या है, उसमें इन्वेस्ट करने के क्या फायदे होते हैं। तो इस वजह से बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है, और आई एम श्योर कि जब ये लिस्टिंग होगी तो स्टॉक विल राइज। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। समर इकबाल, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रही समर इकबाल। मज़ीद हमें ज्वाइन किया था काशान ने। दोनों बहुत ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं, एक्विटी साइड के, रिसर्च साइड के। दे हैपन टू बी द ज्वेल ऑफ द कराची एंड लाहौर। काशान ने हमें तफसील के साथ बताया कि बाज़ार के अंदर कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिसकी बुनियाद पर कोई फेयर मॉन्गरिंग हो या किसी को खौफ का शिकार होना चाहिए। बाज़ार इस वक्त एक सस्टेन्ड बुल रन से गुज़र रही है, एंड व्हाट दैट मीन इज़ कि चाहे लिवरेज हो, वॉल्यूम हो, वैल्यू ट्रेडिंग हो, स्टॉक्स हों, वो सब के सब प्रॉस्पर करते हैं, ग्रो करते हैं, और अच्छी लिक्विडिटी इन सब के पीछे होती है। सो अगर बाज़ार को देखा जाए तो 2 साल से बाज़ार इज़ इन अ बुल रन, वॉल्यूम सस्टेन कर रहे हैं, और जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं और टेकर्स हैं, दोनों इक्वली इंटरेस्टेड हैं इन टेकिंग फॉरवर्ड टू द मार्केट, और जो बेहतरीन चीज़ है बाज़ार की वो इस वक्त ये है कि टीयर 1 के बाद टीयर 2 में जो है वो काफ़ी ट्रैक्शन और एक्टिविटी है। दैट वाज अ पॉइंट ऑफ कॉशियस अप्रोच हाईलाइटेड बाय काशान। ही सेड कि टीयर 2 में नंबर्स को अच्छे तरीके से देखना, अर्निंग पर शेयर को और प्राइस को और बुक वैल्यू को, इन सब को जांचना ज़रूरी होता है, बिकॉज़ हाथ अगर होते हैं तो टीयर 2 और टीयर 3 स्टॉक्स में ही होते हैं। टीयर 1 स्टॉक जो है वो ऑलवेज़ रिमेन्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट। आखिर में समर इकबाल ने हमें बताया कि ये जो आईपीओ की बुक बिल्डिंग हुई है वो काफ़ी हद तक कामयाब रही है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इसमें 1 पैसे की अपसाइड टिक रही, बगैर इसका आईपीओ 10 रुपये की प्राइस पे ही आना जा रहा है। बट व्हेन यू हैव twice the amount subscription through the book building process, it tells the story that there happens to be some stuff in the stock, and there is going to be some
a good activity in the stock. And when we talk about the REIT sector के अंदर rental ownership REIT और hybrid model के अंदर rental and the ownership, both models earning is something which is shared with the unit holder. So they are great prospects. शार फैसल भी बहुत अच्छी इमारत है जिसके जो 4 फ्लोर्स हैं वो बेचे जाएंगे और उसी तरफ नज़दीक के एरिया में टीपू सुल्तान के एरिया में एक बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट होगी. सो रेंटल income means there is a continuous flow of the funds, continuous income kind of fixed income sort of test you're going to get, or ownership model की वजह से you're going to get some good capital gains. This is what and how we expect this new REIT to perform at the Pakistan Stock Exchange. We'll continue to have a look and come back to you as and when it performs and how does it perform.